Hey guys, welcome back to another session of Champion Competitor. Today we are going to talk about emergency provisions. In Constitution, Part 18 of the Constitution deals about the emergency provisions from Article 352 to Article 360 talks about emergency. There are three types of emergency. First, which is come under Article 352, that is called national emergency. Second, which come in Article 356, which is called president rule. Or state emergency or constitutional emergency. The third, which come under Article 360, is financial emergency. Okay. In my previous video, we have talked about Article 356 in detail. In today's session, we'll be talking about Article 352 in detail, covering all its aspects. So let's start with Article 352. अब कोई भी आर्टिकल को हमें याद करना है तो हमें उसको रटना नहीं है, हमें उसे समझना है, कुछ क्वेश्चन पुट अप करने हैं और फिर उन क्वेश्चन के बेसिस पर हम उसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 352 है क्या. आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को डिस्क्राइब करता है. Okay, so it describes national emergency. Then the second question arises that what is a national emergency? है क्या ये national emergency? So national emergency मतलब कि एक ऐसा सिनारियो, एक ऐसा कंडीशन जब इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में है. अब फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि इंडिया की सिक्योरिटी कब खतरे में होगी. तो उसको भी डिस्क्राइब किया गया है कि अगर ये तीन कंडीशंस होंगी, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो उसको हम बोलेंगे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है. उसमें फर्स्ट कंडीशन है वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि वो टेररिस्ट अटैक होता है वो, और थर्ड है आर्म्ड रिबेलियन. ओके, सो ये तीन कंडीशंस होंगी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, तब हम बोलेंगे कि इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में है. और उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा. देन वी हैव टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी. देन फोर्थ क्वेश्चन आता है कि हु इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी. देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is empowered to proclaim national emergency. Then question आता है कि नेशनल इमरजेंसी के कोई सब टाइप हैं. यस,
there are two type of national emergency. First is external emergency and other is internal emergency. फिर सवाल आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी. तो यहाँ देखिए, अभी हमने थर्ड पॉइंट किया था कि व्हाट आर द बेसिस कि जिस पर इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है. तो ऐसे 3 पॉइंट्स थे. अगर कोई कंट्री के अंदर वॉर हो रहा है, अगर हमारी कंट्री पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या हमारी कंट्री पे कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है. जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होते हैं तो उस कंडीशन में जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है. और जब आर्म्ड रिबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो इंटरनल इमरजेंसी उसे कहते हैं. ठीक है. अब 6th क्वेश्चन आता है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो क्या वो पूरी कंट्री में प्रोक्लेम होती है या किसी पार्ट में प्रोक्लेम होती है. तो नेशनल इमरजेंसी को होल कंट्री और पार्ट ऑफ इट में भी करा सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया में भी और होल कंट्री में भी इसे प्रोक्लेम करा सकते हैं. ओके ओके आफ्टर दिस दी प्रोक्लेम करा सकते हैं या उसके किसी पार्ट में करा सकते हैं. इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन whenever national emergency is proclaimed, it is proclaimed in whole country. But after 38th constitutional amendment of 1970, sorry, it's 42nd constitutional assembly, constitutional amendment of 1976. okay, so 42nd constitutional amendment में ये पार्ट ऑफ इट वाला प्रोविजन ऐड किया गया था कि नेशनल इमरजेंसी को किसी पार्ट में भी प्रोक्लेम करा सकते हैं. ओके देन अभी हमने डिस्कस किए थे 3 ग्राउंड्स फॉर प्रोक्लेमेशन. ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस किए थे ग्राउंड्स फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. हमने 3 ग्राउंड्स देखे थे. फर्स्ट वाज वॉर, सेकेंड वाज external aggression and third was armed rebellion. okay, now in original constitution armed rebellion was not there. Instead of armed rebellion there was a word which is called as internal aggression या internal disturbance. Now this word internal disturbance is so very vague that any condition can be called as internal disturbance. okay, so therefore okay, blue is fine. So by 44th constitutional amendment, now अब इस पॉइंट ऑफ व्यू इफ इस पॉइंट ऑफ टाइम से
you will start noticing that 44th constitutional amendment has a great impact in modification of national emergency. So if whenever a question comes जहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाए एंड इफ दोज अमेंडमेंट में जो ऑप्शंस हैं वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है एंड यू डोंट नो एनीथिंग बट स्टिल यू हैव द चांस कि आप उसको टिक कर सकते हैं ओके इफ़ यू हैव सम आइडिया बट यू आर नॉट श्योर देन यू कैन मार्क 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिकॉज अभी आगे आगे हम ये देखेंगे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत कुछ हुआ है ओके सो यहाँ पर भी ये जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस इसको चेंज किया गया है बाय आर्म्ड रिबेलियन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके ऑफ या वेरी इंपॉर्टेंट 1978 में ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई जिससे द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए क्वेश्चन आएगा इमरजेंसी को लेकर कि यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन statements. The first response they will they can set that part 18 of constitution talks about national emergency. The second part they can give that national emergency is proclaimed by president. And third point they can give the grounds of proclamation. उसमें क्या करेंगे, वॉर देंगे, एक्सटर्नल एग्रेशन देंगे और आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस दे देंगे. ओके, आर्म्ड रिबेलियन की जगह क्या करेंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस दे देंगे. सो नाउ यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि पार्ट 18 is correct, it is proclaimed by president is correct, but in third statement, because in question during the examination we read questions very fast and we didn't realize and we don't concentrate on the each word. So what will happen, we will say proclamation के ground war, external aggression, okay correct, internal disturbance, okay yes यही होता होगा third because ये दो correct है, will mark it tick. और फिर वहाँ पे option होगा 1 2 2 3 1 3 all of the above and we will mark all of the above. But internal disturbance नहीं है. अब it was removed by 44th constitutional amendment. अब हमारा थर्ड ग्राउंड क्या है, आर्म्ड रिबेलियन. तो यहाँ पे वर्ड आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए था. ओके, सो प्लीज बी वेरी श्योर वाइल मार्किंग द रिस्पॉन्स. ओके, अब देखते हैं आगे. अभी हमने बात किया कि हु प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी एंड वी said that president is empowered to proclaim national emergency. but क्या president की खुद की मर्जी है कि वो जहाँ चाहेगा वहाँ national emergency proclaim कर देगा? No. President can only proclaim national emergency when he receive written recommendation of
कैबिनेट, प्लीज माइंड द वर्ड कैबिनेट, यानी कि जो सारे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उन सबका कंसेंट होना चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं. ओके, नाउ दिस प्रोविजन इज ऑल्सो एडेड बाय द 44th constitutional amendment, and I've already told you that 44th constitutional amendment has impact a lot on national emergency. तो ये भी देख सकते हो आप 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही ये जो है रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट पर ही प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी. इससे पहले क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलता था कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करो और वो कर देता था, जैसा कि नाइनटीन 75 में हुआ. 1975 में दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, she told the president to proclaim the national emergency, and when the national emergency was proclaimed, then the cabinet got to know कि national emergency proclaim किया गया है. तो ये जो पॉइंट है ये दोबारा ना हो, इसको लेकर के 44th मीन्स कौन किसने कराएगी, जनता पार्टी हेडेड बाय मुरारजी देसाई. तो उस गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया. ठीक है, जो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी मिसहैप्स किए गए उन सबको रिमूव किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया था टू सेफ गार्ड. ओके, ओके. नाउ उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, ये बोला कि अगर कहीं पर भी बाय 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करवाया कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते. इट कैन नॉट बी सेंड फॉर जुडिशियल रिव्यू, बट अगेन comes the 44th constitutional amendment of 1978 and says that national emergency can be put for judicial review. ठीक है ना, ठीक है, on the basis that it is wholly based on extraneous irrelevant fact, pervasive fact और observed fact. ठीक है, कि ये सब कुछ तो गलत उससे हुआ है तो उसको जुडिशियल रिव्यू में डाला गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो यहाँ पे देख सकते हो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगेन पुट अ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट. ओके, देन चलते हैं द प्रोसेस, द प्रोसीजर फॉर. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं. द प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. प्रोसीजर क्या है? सो फर्स्ट प्रोसीजर है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा
डेट्स, यानी कि सपोज टुडे, आज टुडे है, आज नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ने ये इशू किया है कि इस डेट से हम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कराएंगे। तो आज इशू हुआ है, तो आज के 1 मंथ के अंदर अंदर, बल्कि आज से ही 1 मंथ के अंदर अंदर बोथ द हाउसेस has to pass the resolution for this has to pass resolution for this, and that too by special majority. In original constitution also ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला सीन नहीं था, सिंपल मेजॉरिटी से ये हो जाता था। तो अगेन जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला केस है वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से ऐड किया गया है। ओके, अर्लियर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिस टाइम इज ऑल्सो नॉट 1 month, this is 2 month. So again this 2 month reduced to 1 month again by a 44th constitutional amendment. तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट। हर चीज़ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो रही है, ठीक है। तो अगर याद नहीं आता पेपर में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो दैट मीन्स वो 44th ही होगा, ठीक है। 1 to 2 इधर व्हाट आई एडवाइज यू, आप वो पॉइंट याद रखिए जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं है, जैसे कि जो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो 2-3 पॉइंट है ये याद रखिए, और बाकी कुछ भी चेंज है वो सब 44th से, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा तरीका याद करने का कि हम वो चीज़ें याद कर लें जो 44th के अलावा हैं, तो फिर जो बाकी हैं वो सारी 44th होंगी, ठीक है। तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड फॉर 1 month। देन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द ड्यूरेशन। सो वंस both the houses by special majority passes the resolution for proclamation of emergency will proclaim for a period of 6 month only। 6 month के लिए वो प्रोक्लेम होगी, और फिर अगर उसके बाद उसको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करने के लिए हर एवरी 6 month न्यू अप्रूवल चाहिए बाय बोथ द हाउसेस। दोनों हाउसेस से हर बार नया अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अब फिर से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिर्फ ये 6 month वाला चीज़ था, अगर उसके बाद एक्सटेंड करना है विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड इट, बट दिस एक्सटेंशन वाला पॉइंट जो है हर एवरी 6 month में एक अप्रूवल चाहिए, नया अप्रूवल चाहिए। अगेन दिस इज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए हर पॉइंट में चेंजेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, ओके। So this is about the procedure and duration. Now let's talk about the revocation process। revocation मतलब उसको रिपील करना, प्रोक्लेमेशन को रिपील करना। इसके क्या प्रोसेस है? फर्स्ट
जब भी प्रेसिडेंट चाहेगा विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट वो ये कर सकता है. सेकंड, इफ लोकसभा passes a resolution to revoke the national emergency, तब. और थर्ड, if 1/10 member of Lok Sabha, they gave a written notice, very important, not oral notice, a written notice to speaker that they want to pass a resolution for revoking the national emergency, then within the 14 days of such issue he has to assign a sitting for that. ठीक है, तो उसके 14 डेज के अंदर अंदर उसको एक सिटिंग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी इसके लिए. ठीक है. देन द फोर्थ पॉइंट इज, ये जो लोकसभा में रेजोल्यूशन पास होगा उस रेजोल्यूशन के लिए किस टाइप का मेजॉरिटी चाहिए, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से ये काम हो सकता है. अगेन इस पॉइंट पे भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इफेक्ट है. ये जो पॉइंट है दैट कि लोकसभा व्हेन पासेस अ रेजोल्यूशन टू रिवोक, द प्रेसिडेंट हैज टू रिवोक द प्रोक्लेमेशन, ये वाला पॉइंट जो है ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का योगदान है. ठीक है, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की देन है. उससे पहले जब प्रेसिडेंट का विश होता था तभी सिर्फ इमरजेंसी को रिवोक किया जाता था. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं. वो डिस्कशन है डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्लेमेशन एंड रेवोकेशन. ठीक है ना, कभी पूछ लिया. प्रोक्लेमेशन के लिए बोथ द हाउसेस आर रिस्पॉन्सिबल, whereas for revocation only Lok Sabha is responsible. प्रोक्लेमेशन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और रेवोकेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. ओके, सो दीज आर टू differences between proclamation and revocation. Fair enough. Now let's move to another important topic, which is the effect of national emergency on इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी. सो इफेक्ट में आता है इफेक्ट में फर्स्ट आता है सेंटर स्टेट इफेक्ट. सो सेंटर स्टेट में तो ऑब्वियसली इसके एग्जीक्यूटिव इफेक्ट में देखेंगे हम, इसके दो इफेक्ट होंगे, एग्जीक्यूटिव
लेजिस्लेटिव, और एक थर्ड भी है द फाइनेंशियल। सो एग्जीक्यूटिव इफेक्ट में क्या होगा कि सेंटर विल टेक ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। लेजिस्लेटिव में क्या होगा कि सेंटर विल डिसाइड एवरीथिंग। फाइनेंशियल में क्या होगा कि सेंटर विल डिसाइड ऑल द फाइनेंशियल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट। ओके, so these are very simple and they are not asked in question in MCQ based examinations because ये तो काफ़ी simple हैं। ठीक है, जो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं वही सिर्फ MCQ में पूछे जाते हैं क्यों, बिकॉज इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आता है दूसरा, वो है इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट असेंबली। सो लाइफ ऑफ लोकसभा इसको 1 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली लोकसभा चाहेगी तो स्टेट असेंबली को भी 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर देगी, बट फॉर एवरी सच एक्सटेंशन आफ्टर एवरी 6 मंथ दोनों हाउसेस की सहमति चाहिए, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने डाला था। ओके, सिमिलरली स्टेट में भी 1 ईयर तक कर सकते हैं, बट इसमें भी आफ्टर एवरी 6 मंथ दी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। इसके एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे आपको याद रहे हमेशा। जो 5th लोकसभा थी उसका टाइम पीरियड याद रखें तो ये सब याद हो जाएगा लाइफ पे। वो 1771 से 17 गलत हो गया, 17 कर दिया। दिस इज 1971 से 1977 तक रहा, जबकि वो होना चाहिए था 1971 से 1976। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 6 ईयर का था इसका ड्यूरेशन। दैट मीन्स इसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे हम कि लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आता है इम्पॉर्टेंट, जो बहुत बार MCQ में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स में इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगी 2 पोर्शंस में। एक आता है आर्टिकल 358 और दूसरा आता है आर्टिकल इसके बाद ही 359। दो कॉन्जिक्यूटिव दो एक के बाद एक नंबर हैं। ठीक है, उन नंबर से याद रखेंगे इन आर्टिकल्स को। आर्टिकल 358 ये डील करता है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 359 डील करता है ऑल द आर्टिकल्स एक्सेप्ट 19। ठीक है, सो अब ये वाला देखते हैं आर्टिकल 19 को ज़रा डिटेल में। आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अंडर 6 फंडामेंटल राइट्स असाइन किए गए हैं। जब भी नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट में होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 इन सारी 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 19 के अंदर डिस्क्राइब्ड, वो सारी ऑटोमेटिक सीज हो जाएंगी, ऑटोमेटिक वो सस्पेंड हो जाएंगी। उनके लिए
प्रेसिडेंट अलग से कोई नोटिस नहीं निकालेगा, नो सेपरेट नोटिस विल बी गिवन, ठीक है। और क्या होगा, सो दैट मीन्स दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड मतलब कि उनके लिए स्टेट कुछ भी लॉ बना सकती है अगेंस्ट, विच आर अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ बना सकती है, एंड दैट लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट कि हमारे तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, तो उसके रेमेडी के लिए देयर वुड बी नो रेमेडी फॉर देयर एनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये होगा आर्टिकल 19 में। अब यहाँ पर फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के यहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पिक्चर में आती है। पिक्चर में आती है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कह करके जाता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी आप प्रोक्लेम करेंगे, तो जब आप उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी करेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे करेंगे, तभी आर्टिकल 358 वैलिड होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर मोर प्रिसाइसली आर्म्ड रिबेलियन होगा और आर्म्ड रिबेलियन की वजह से नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है, तो फिर आर्टिकल 358 इनवैलिड होगा। तो उस कंडीशन में आप ये 6 फंडामेंटल राइट जो हैं विच आर असाइंड अंडर आर्टिकल 19, यू कैन नॉट टेक देम, you cannot suspend them, they can be suspended only when there is a external emergency. So again 44th constitutional amendment 1978 पिक्चर में आता है, ठीक है। एंड सेकेंड बात जो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहकर जाता है, वो ये कहकर जाता है कि सिर्फ वही लॉज जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी अगेंस्ट देयर चैलेंजिंग, या फिर लोग उनकी रेमेडी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जो इमरजेंसी से रिलेटेड है। अगर कोई और लॉ है या फिर एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा एक्शन है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी बट इट इज़ हैपनिंग और इट इज़ टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इमरजेंसी, तो उस पॉइंट के लिए जो लोग हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, ओके। सो ओनली पॉइंटर only those laws which are related to emergency are protected against challenging in the court.
अब देखते हैं आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 बात करता है सारे फंडामेंटल राइट्स की एक्सेप्ट आर्टिकल 19, क्योंकि उसके लिए तो अलग से 358 बनाया हुआ है। और 358 कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी तो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किए हैं उनका ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा। उसके सस्पेंशन के लिए प्रेसिडेंट अलग से कोई इशू ऑर्डर नहीं देगा। ओके, बट आर्टिकल 359 ये बोलता है कि आर्टिकल 19 के अलावा अगर किसी और फंडामेंटल राइट को नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड कराना है तो प्रेसिडेंट को उसके लिए अलग से एक नोटिस इशू करना होगा, या उसके लिए एक अलग से अप्रूवल देना होगा, एक अलग से फाइल बनानी होगी जिसमें लिखा होगा कि नेशनल इमरजेंसी में हम लेट से आर्टिकल 14 को भी एनफोर्स नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 359 में जो भी फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आएंगी उनके लिए प्रेसिडेंट को अलग से नोटिस देना होगा, और सिर्फ उनकी उस नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो नोटिस के अंडर फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड हैं सिर्फ उनको ही सस्पेंड किया जाएगा, बाकी सब रहेंगी। यानी कि लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगा अगेंस्ट only those fundamental rights which are described in this notice। ठीक है, that means it authorizes the president to suspend the right to move in any court for enforcement of fundamental right during the emergency। that means normally वो होंगी लेकिन उनकी enforcement नहीं होगी, और वो फंडामेंटल राइट्स इस नोटिस में मेंशन्ड होंगी। उनका ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट को बताना होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स हमें सस्पेंड करानी है। ओके, अगेन आर्टिकल 359, और इसमें हम इफेक्ट देखेंगे ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1978 की 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे क्या इफेक्ट करा के गया वो देखेंगे। अब प्रायर टू 1978 क्या होता था कि प्रेसिडेंट इस नोटिस में एक्सेप्ट 19 कोई भी फंडामेंटल राइट को इशू कर सकता था। ठीक है, नोटिस कर सकता था कि इस नेशनल इमरजेंसी में हम इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करेंगे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा कि प्रेसिडेंट कैन नॉट suspend the right to move to the court for the enforcement of fundamental right 20 and 21। यानी कि नेशनल इमरजेंसी, कोई भी नेशनल इमरजेंसी हो, उस नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट 21 और 20 इन दोनों को सस्पेंड नहीं करा सकती। ठीक है, तो अगर इनके खिलाफ कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव लॉ बनाया जाता है देन द पर्सन इज फ्री टू गो टू द कोर्ट फॉर द रेमेडी। ठीक है, इन अदर वर्ड फंडामेंटल राइट 20 क्या है,
that is right to protection in respect of conviction for offense, conviction of offense के लिए, and 21 is life and liberty. That means legislative cannot make any law which will take the life and liberty and conviction of offense के against protection. ये लेजिस्लेटिव ऐसा लॉ नहीं बना सकता, और अगर ऐसा होगा तो द पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट. Then the second, only those law which are related with the emergency are protected from being challenged, and not other law and the executive action taken only under such a law is protected. And again, जो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड लॉ होंगे सिर्फ उनका ही एनफोर्समेंट सस्पेंड होगा. बाकी अगर उस टाइम में कुछ और एक्शन होता है उनके रेमेडी के लिए या उनके उनको चैलेंज करते हुए बंदा कोर्ट में जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है नेशनल इमरजेंसी. अब नेक्स्ट सेशन में we will talk about the last topic, that is financial emergency. इसको देखेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग video. Please share, like and subscribe my channel.